हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस और मॉडल टेस्ट पेपर जो आईसीएआई ने इश्यू की है उसमें से एक केस सिनेरियो सोल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो पहला चैप्टर है उसमें से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और उसकी लिमिटेशंस क्या है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, और वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल हमने समझा था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसमें कॉस्ट को मैनेज करना है बट साथ में स्ट्रेटेजी का भी यूज किया जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस तो किया जाएगा बट जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हमें रिड्यूस नहीं करना है, उसको डाउनग्रेड नहीं करना है। यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस होगा बट क्वालिटी है वो एज इट इज मेंटेन की जाएगी या फिर उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा, वैल्यू में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की सेंट्रल थीम है। बट उसी के हिसाब से 3 पिलर्स है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के: वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। उसमें से हमने वैल्यू चेन एनालिसिस ऑलरेडी समझ लिया है, राइट, पार्ट 1 के अंदर। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 1.11 पर। यहाँ पर हम सब कुछ आईसीआई मॉड्यूल में से ही समझने वाले हैं, पूरा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट बी जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और ये आपके लिए आईबीएस जो है सीए फाइनल का पेपर 6 उसके लिए भी ये रिलेवेंट है, राइट। तो चलिए समझते हैं। और अगर आपने चैप्टर जो है ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, वो अगर आपने ओल्ड कोर्स में सीए फाइनल में एज अ पेपर 5 पढ़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो उसमें जो चैप्टर 1 था और ये जो न्यू कोर्स में एसपीओएम में जो चैप्टर 1 है उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि चैप्टर 1 तो आपको न्यू कोर्स में से ही पढ़ना चाहिए, राइट। चलिए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस मतलब कि जो एंटिटी है उसकी पोजीशन क्या है इंडस्ट्री में, वो कहां पर स्टैंड करती है इन अगेंस्ट इंडस्ट्री और देयर कॉम्पिटिटर्स, राइट। वो यहां पर पता किया जाता है ताकि पता चले कि वो किस तरह से वैल्यू एड कर सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है, कॉस्ट किस तरह से मैनेज कर सकता है। चलिए वो समझते हैं। Strategic position and strategic positioning analysis. Understanding the strategic position is concerned with the impact of external environment, internal resources and competences, and the expectation and influence of stakeholders on strategy. Strategic position है उसके ऊपर किस किस चीज की इम्पैक्ट हो सकती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो भी अफेक्ट करता है इंडस्ट्री या फिर स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, उस वजह से पोजीशन प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकती है। इंटरनल रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, वो मैन, मनी, नॉलेज, उस तरीके से कंसिडर किया जाता है, राइट। और कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, राइट, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। कोर कॉम्पिटेंसीज अच्छी है, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, तो पोजीशन है वो ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी, राइट। एंड एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और उसका इन्फ्लुएंस भी किस तरह से, इन्फ्लुएंस जैसा होगा उस हिसाब से साथ ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ेगा और वो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, राइट। तो ऑन स्ट्रेटेजी उसका इन्फ्लुएंस और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये 3 चीजों की इंपैक्ट है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर आएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है: एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस, एंड थर्ड एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑन स्ट्रेटेजी। Together, a consideration of the environment, strategic capability, expectations and purpose within the culture and political framework of the organization provides the basis for understanding of the strategic position on organization. कल्चर कैसा है, उसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसा है, उस सारी चीजों से भी पता चल सकता है कि इंडस्ट्री में ये जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। Strategic positioning analysis is the analysis of the company's relative position within that strategic segment of industry that matters for the purpose of establishing performance targets while attaining competitive advantage. In addition to determining the means, strategies and plans of attaining the same, and then the measurement of performance as well as the evaluation thereof.
स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में क्या है कि कंपनी की रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो इंडस्ट्री में जहां पर भी वो वर्क करते हैं वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, राइट, वो मैटर करता है। और उस वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप से अचीव किया जा सकता है, तो वो किस तरह से वो एकम्प्लिश कर पाएंगे, किस तरह से वो अचीव कर पाएंगे। और तो और उसके मीन्स क्या है कि स्ट्रेटेजीज कौन से अप्लाई करेंगे या फिर प्लान्स क्या रहेंगे, राइट, वो सब कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस से पता चल सकता है, उसका एनालिसिस यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। और तो और जो भी अटेन किया है, अचीव किया है, उस परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा सकता है और इवेल्युएट किया जाएगा। बेसिकली द इंटेंट सीन in where the firm's positioned in context to its true peer group, which can be referred to competitors, or how it is performing in comparison to others who are operating in the same segment. जो सेम सेगमेंट है, पीयर से, उनके कॉम्पिटिटर से, वहां पर वो कौन से पोजीशन पर खड़ी हुई है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि उनके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अचीवेबल है या नहीं, वो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, वो पता चलेगा, वो कहां पर स्टैंड करते हैं। आप भी टेस्ट वगैरह देते हैं तो पता चलता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है विद इन क्लास, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, राइट, तो वो आपको मैटर करता है, उस हिसाब से शायद आप अपनी स्ट्रेटेजीज या प्लान्स बनाते हैं। तो सेम केस वुड बी इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है इन द इंडस्ट्री, उनके पीयर्स के बीच में, वो देखते हैं और उस हिसाब से अपनी आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह करते हैं। To illustrate, Tata Motors' performance or standing shall be analyzed in the context of Maruti, Toyota, Honda, Hyundai, which offer the same products in the same price range with similar features. Tata Motors को अगर कंपैरिजन करना है तो वो मारुति, टोयोटा, होंडा वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सिमिलर फीचर्स, सिमिलर प्राइसेस के साथ होते हैं, तो वो उनके पीयर्स है, वो उनके कॉम्पिटिटर्स है, तो उनके साथ उनकी कंपैरिजन की जाएगी। Strategic positioning reflects choices a company makes about the kind of value it will create and how the value will be created differently than rivals. Position क्या है कि वो value, what kind of value it will be created, right? किस टाइप की values create की जाएगी and how that value will be different than rivals. वो rivals से किस तरह से अलग है, उस हिसाब से position है वो देखा जाएगा। For example, अगर मेरी चैनल की अगर बात करें कि position, strategic position क्या है, तो पहले तो kind of value I will create, right, through these videos, मैं कौन से टाइप की वैल्यूज क्रिएट करता हूँ। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पढ़ने में हेल्पफुल हो रहा है, इसके लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो वो आपको मिल रहे हैं, ICAI मॉड्यूल में से करवा रहा हूँ, तो वो शायद वैल्यूज है, राइट, जो आपको मिल रही है, पर वो किस तरह से अलग है, डिफरेंट देन राइवल्स, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स से किस तरह से अलग है, राइट, उससे मैटर करेगा कि मेरी पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है विद इन द सिमिलर काइंड ऑफ चैनल्स, जो है उस पीयर ग्रुप में, उस कॉम्पिटिटर्स में मेरे पोजीशन क्या है, वो उस तरह से पता चल सकता है। सो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी वैल्यू, हाउ, विच काइंड ऑफ वैल्यूज आर क्रिएटेड, एंड सेकंड हाउ दे आर डिफरेंट देन राइवल्स, वो दो चीज देखी जाती है। समझ में आ रहा है? Strategic positioning should translate into either one of the two things, a premium price, that is differentiation, or a lower cost, that is cost leadership, right? ये ऑलरेडी हमने आगे समझा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो जनरली दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब कि कॉस्ट है वो सबसे कम है आपकी, राइट, तो क्या होगा कि आप कम प्राइस ऑफर कर पाएंगे मार्केट में और आप ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, या फिर आप मार्केट को एज इट इज रखेंगे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या फिर दूसरा एडवांटेज है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जितनी प्रोडक्ट में आप ज्यादा वैल्यू देंगे, अलग अलग फीचर्स देंगे, तो वो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, उसके लिए आपको प्रीमियम प्राइसेस भी पे कर सकते हैं। तो ये दो में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगा। ड्राइविंग अप प्राइसेस इज वन वे टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। To command a premium price, a company must deliver distinctive value to customers, that is differentiation. हम प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करेंगे तो उसमें कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो प्रीमियम प्राइसेस पे करने के लिए रेडी होंगे, राइट। एप्पल जो है, आईफोन है, तो वो एक स्टेटस देता है, कंफर्ट देता है, सिक्योरिटी देता है, तो उस वजह से लोग प्रीमियम प्राइसेस पे करते हैं। Driving down cost is another way to increase profitability. To compete on cost, companies must balance price with acceptable quality, that is cost leadership. आपको कॉस्ट लीडरशिप से क्या होगा कि आप सबसे कम प्राइसेस में, सबसे कम कॉस्ट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट मिलेगा, राइट। आप ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं विथ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। क्वालिटी डिटोरिएटेड, सबसे खराब क्वालिटी
सबसे कम दाम में वो नहीं चलता है। हाँ, एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, नॉट द बेस्ट बट वो उस हिसाब से सही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि जो कस्टमर्स है वो एक्सेप्ट कर पाए। समझ में आ रहा है? तो वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी में कॉस्ट लीडरशिप है वो अचीव किया जा सकता है। लापिनोस पिज्जा आपको पता होगा, राइट? तो लापिनोस पिज्जा है, उसकी जो प्राइसेस है वो डोमिनोज के कंपैरिजन में काफी कम है। और तो और जो वो वेडनेसडे और फ्राइडे को कॉम्बो ऑफर देते हैं 1 on 1, राइट? तो उस वजह से क्या होता है कि जो पहले डोमिनोज या ऐसे कोई भी प्रीमियम प्राइजेस वाले प्रीमियम ब्रांड्स थे उसके पिज्जा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो अब लापिनोस के पिज्जा अफोर्ड कर पाते हैं और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो क्या हो चुका है कि वेडनेसडे या फ्राइडे को तो लोग लापिनोस में जाते ही है, राइट? जो ज्यादा प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है कि डोमिनोज के जो एक पिज्जा एक जितनी प्राइस में आता है उसमें लापिनोस के 2 पिज्जा आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोगों को अपने और खींचेगा ही और ज्यादा मार्केट कैप्चर करेगा ही। और इसी वजह से क्या हो रहा है, आपको ट्रेंड ऐसा दिखने को मिलता होगा कि लापिनोस में ज्यादा कस्टमर्स होता है कंपेयर टू डोमिनोज, राइट? तो वो उनको फर्क तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉस्ट लीडरशिप कह सकते हैं कि उन्होंने कम प्राइसेस ऑफर किए और ज्यादा कस्टमर्स को उन्होंने वहां पर अपने पास खींचा है, राइट? तो ये कॉस्ट लीडरशिप कंसिडर कर सकते हैं, उसका एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? अब ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में किस किस टाइप की स्टडीज होती है, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल्चर, बिलीफ एंड अजम्पशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वो क्या बिलीव करता है, उनकी पॉलिसीज वगैरह क्या है, अजम्पशंस वगैरह क्या है, जो उसका विजन और वैल्यूज है वो पता करता है, उससे भी उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पता चलती है। वैसे तो कल्चर, बिलीफ, अजम्पशन सब कुछ इंटरनल होता है, बट उसके एम्प्लॉइज को वो पास ऑन किया जाता है। वो एम्प्लॉइज उस वर्क में, उस कल्चर में काम करते हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका सेटिस्फेक्शन कैसा है, वो मैटर करता है। क्योंकि एम्प्लॉइज जितने अच्छे से काम करेंगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी का वर्क जो है, उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे और उसकी पोजीशन जो है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो बेहतर हो सकती है। सेकंड, स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्टेशन। जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसका इन्फ्लुएंस और एक्सपेक्टेशन क्या है, वो हमने आगे स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में जो अफेक्ट करते फैक्टर्स थे उसमें देखा था कि स्टेक होल्डर्स है उसका इन्फ्लुएंस कितना है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? उसके जितने इन्फ्लुएंस और एक्सपेक्टेशन जिस तरह का होगा उस हिसाब से पोजीशन है वो प्लस माइनस हो सकती है। जैसे कि मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स उस वजह से फर्क पड़ेगा, उस वजह से चेंज होंगे। Then task environment in context of capability, that is resources, core competencies. टास्क एनवायरनमेंट किस तरह से, रिसोर्सेज कैसे, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, वो सारी चीजों की वजह से पता चलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। अगर अच्छे रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है दैट इज अ स्ट्रेंथ, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है दैट इज अ वीकनेस। तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ होगी तो पोजीशन अच्छी रहेगी, वीकनेसेस ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो पोजीशन है वो डाउनग्रेड होगी, राइट? तो उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। एंड लास्ट, एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, वहां पर कंपटीशन क्या है, मार्केट किस तरह से, क्योंकि उससे अपॉर्चुनिटीज या फिर थ्रेट है वो क्रिएट होंगे। अपॉर्चुनिटीज है तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छी बनेगी, थ्रेट है तो वो उस पोजीशन को डाउनग्रेड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो ये 4 चीजों का एनालिसिस है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में किया जाएगा। तो ये इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है कल्चर, बिलीव्स एंड अजम्पशंस ऑफ the organization help in appraising the vision and values. Vision is aspiration statement, while values are guiding principles that will be observed to attain such an aspiration. विजन है वो एस्पिरेशन है कि क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो किस तरह से अचीव किया जाएगा, वो थ्रू वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो है उसके थ्रू अचीव किया जा सकता है। कल्चर इज द बिलीव्स, वैल्यूज, माइंडसेट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। इट इंक्लूड्स बिहेवियर पैटर्न एंड नॉर्म्स। किस तरह से कोई किसके साथ बिहेव करता है, राइट? वो कल्चर क्रिएट करता है, और जितना अच्छा कल्चर होता है वहां पर काम करने में मजा आता है, राइट? लोग अपनी क्वालिटी देते हैं, अपना टाइम देते हैं, और वो जो होता है उससे वैल्यू क्रिएट होती है और कस्टमर से वो ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो जो कल्चर है वो काफी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, गूगल्स विजन स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन 1 क्लिक। गूगल में हमें ये मिलता है, राइट? एक क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, फ्रॉम द ग्लोब, राइट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो उनका विजन स्टेटमेंट है, और वो विजन हमें भी पता चलता है, वो हमारे लिए भी हेल्पफुल होता है। द नेचर ऑफ कंपनीज बिजनेस इज डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द विजन स्टेटमेंट।
For instance, Google's most popular product is its search engine service. Further, as part of their value system, Google is committed to significantly improving the lives of as many people as possible. राइट तो गूगल से आप कोई भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं और उसका सर्च इंजन सबसे पॉपुलर है, राइट। तो उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत ही मिल जाती है, तो वो उसका विजन स्टेटमेंट वो फुलफिल कर रहे हैं, राइट। और गूगल अपने सर्विसेज थ्रू जितने भी हो सके उतने लोगों को हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को इजी करने के लिए, राइट। और वो हो ही रहा है, हमें भी पता है, और ये यूट्यूब भी गूगल का ही पार्ट है, राइट। इसी को देखकर आप शायद SPOM में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, राइट। देन कॉन्सेप्ट इनसाइड दिया हुआ है, Denson's organization culture survey, DOCS culture, has a strong bearing on shareholders' ROI, customer satisfaction and business growth. कल्चर की क्या इम्पैक्ट होती है ऑन ROI, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस ग्रोथ, उसका पूरा यहाँ पर हमें एनालिसिस दिया गया है। ये कल्चर सर्वे करते हैं, डेंसन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सर्वे। उसके कल्चर सर्वे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर है, तो वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से पता चलता है कि ROI, बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर कल्चर की क्या इम्पैक्ट होती है, वो यहाँ पर हमें समझाया है। क्योंकि हमने जो देखा कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज है, उसकी इम्पैक्ट आती है, तो वो किस तरह से उसकी इम्पैक्ट क्या है वो समझाने के लिए हमें ये सर्वे के बारे में बताया गया है। DOCS, a 50-question employee survey, used the Denson organizational cultural model to measure the specific aspect of an organization's culture based on 4 core critical culture trait areas: adaptability, mission, involvement and consistency। ये जो 4 एरियाज है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस है। एडेप्टेबिलिटी कैसी है, राइट, मिशन स्टेटमेंट, मिशन क्या है, इन्वॉल्वमेंट किस तरह से और कंसिस्टेंसी क्या है, ये एम्प्लॉइज के बारे में है कि एम्प्लॉइज को ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The survey breaks these 4 areas down into 3 further subcategories, each giving a total of 12 areas of culture assessment। ये जो 4 एरियाज है उनको फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इस तरह से ये 12 कैटेगरीज बन जाती है कल्चर को असेस करने के लिए। Denson has found the important link between 4 critical cultural traits and how they can have a significant impact on organizational performance। कल्चर एंड शेयरहोल्डर्स रिटर्न ऑन इक्विटी, कल्चर और रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या लिंक है? A study of 161 public traded companies from a broad range of industries was conducted to compare the performance of the 10% of the organization with the best culture score with 10% of the organization with the worst culture score। जो ट्रेडेड कंपनीज है, राइट, 161 पब्लिक कंपनीज, उसमें से 10% जिसका ऑर्गेनाइजेशन विथ बेस्ट कल्चर स्कोर, जिसका स्कोर जो ये 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया उसमें से जो बेस्ट कल्चर स्कोर जिसका था वैसे 10% ऑर्गेनाइजेशन लिए और 10% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लिए जिसका वर्स्ट कल्चर स्कोर था। The average ROE of the organization with the lowest culture score is 6% and the average ROE of the organization with the high culture score is 21%। जो ये 10% वर्स्ट थी उनका ROI जो है वो 6% है, जबकि जो बेस्ट 10% का ROI 21% है, मतलब कि मार्जिन डिफरेंस जो है वो काफी दिख रहा है। हाईली सिमिलर रिजल्ट्स फॉर रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कल्चर की वजह से फर्क पड़ता है, जितना अच्छा कल्चर होगा उतना ROI बढ़ने के चांसेस है। कल्चर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, correlation with customer satisfaction were significant for all 12 indices. Average 24 percentile point difference between the top and bottom 5 performance of a large Fortune 500 construction company in all 12 indices। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में देखा तो फॉर्च्यून 500 कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये कल्चर सर्वे में देखा गया, उसमें जो टॉप 5 और बॉटम 5 परफॉर्मर्स थे कल्चरल में तो उनका कंपैरिजन किया गया, तो उसमें 24 परसेंटाइल का डिफरेंस मिला कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, मतलब कि जो टॉप फॉर्म्स थी उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और जो बॉटम फॉर्म्स थी उसमें कम सेटिस्फाइड थे। जो कल्चर सर्वे में जो टॉप परफॉर्मेंस और जो बॉटम परफॉर्मेंस थे उसके बीच का कंपैरिजन किया तो उसमें जो कस्टमर सेटिस्फाइड थे वो जो टॉप परफॉर्मेंस थे उसमें ज्यादा सेटिस्फाइड थे। समझ में आ रहा है? कल्चर एंड बिजनेस ग्रोथ, a study of retail supermarket in USA was conducted comprising 12,000 individuals and 2500 stores to compare culture profile with growth rates। 1305 stores with weak culture records over 5% sales declined, whereas 424 stores with strong culture records above 5% of sales increased। समझ में आ रहा है? मतलब
कि जो वर्स्ट जहां पर कल्चर सर्वे किया था वहां पर कल्चर अच्छा नहीं था, उसमें 5% सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, जबकि जहां पर कल्चर अच्छा था वहां पर 5% का सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि डिफरेंस है वो 10% हो रहा है। तो ये जो कल्चर है, कल्चर अच्छा है तो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, कल्चर अच्छा नहीं है तो बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट। तो ये 3 इंपैक्ट यहाँ पर हमें बताया कि कल्चर से शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अफेक्ट होता है, कल्चर अच्छा तो आरओआई अच्छा होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कल्चर के बीच भी रिलेशन है कि अगर कल्चर अच्छा है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू जहां पर कल्चर अच्छा नहीं है। एंड थर्ड, कल्चर एंड बिजनेस ग्रोथ, कल्चर अच्छा है तो बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा होने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर इसकी इंपैक्ट कहाँ कहाँ पर हो रही है, आरओआई पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर और बिजनेस ग्रोथ पर, कल्चर की। तो ये हमें समझना है और याद रखना इतना रहेगा, बाकी ये सारे पॉइंट्स आपको पूछने के चांसेस नहीं है, राइट, ये समझने के लिए। अब हमारे सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर का जो इन्फ्लुएंस है और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्क पड़ते हैं। Shall be considered in order to determine what the shareholders, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, want and how much they will cooperate। जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो किस तरह से क्या चाहते हैं और वो किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, वो जितना कोऑपरेट करेंगे पोजीशन अच्छी होगी, उसकी डिमांड क्या है वो फुलफिल होती है या नहीं, उससे भी पोजीशन प्लस माइनस होगी। So that the same can be reflected in the mission statement and objectives of the organization. It also needs to be seen whether we are able to meet their expectation or not while appraising strategic position. जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जनरली स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेड होता है कि स्टेक होल्डर्स को वो क्या वैल्यू क्रिएट करके देंगे, और अगर वो स्टेक होल्डर्स की जो डिमांड है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से अगर फुलफिल करके देंगे तो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। Different stakeholders group have their own set of forces and tactics that have a strong bearing on organization mission and objectives and in turn on its strategic position. यहाँ पर हमें गूगल का मिशन स्टेटमेंट वगैरह दिया है। गूगल्स की स्टेक होल्डर्स आर इट्स यूजर्स एंड दे विल कंटिन्यू यूजिंग गूगल मोर एंड मोर इफ इट्स कन्वीनियंट टू यूज। गूगल के जो मेन स्टेक होल्डर कौन है? यूजर्स, हम लोग, राइट, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हमें वो कन्वीनियंट होगा, राइट, कन्वीनियंट टू यूज है, कभी भी कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है, सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज। फ्रीली एक्सेसिबल, उसका सर्च इंजिन ये यूट्यूब वगैरह ऑलमोस्ट फ्री है, राइट, एंड यूजर फ्रेंडली, और ये यूजर फ्रेंडली है, इंटरफेस वगैरह अच्छा है, तुरंत ही जवाब मिल जाता है, राइट, तो ये यूजर फ्रेंडली भी है। This is reflected in Google's mission statement. Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. गूगल का जो मिशन स्टेटमेंट क्या है कि जो वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूनिवर्सली अवेलेबल करवाना, एक्सेसिबल करवाना और यूजफुल बनाना। तो इट इज एक्सेसिबल एंड इट इज यूजफुल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, यूजर फ्रेंडली एंड फ्री। That's why search makes it easy to discover a broad range of information from a wide variety of sources. Simple. अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इनसाइट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। Do we need to consider all the stakeholders or only those who are significant enough? If only those limited chunk of stakeholders exist, then how do we identify them? या हमें सारे स्टेक होल्डर्स को खुश करना, सेटिस्फाई करना जरूरी है, सारे लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, वो हमें जानना होगा। अगर ऐसा नहीं है कि सारे लोग इंपॉर्टेंट नहीं है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर समझाया है। Mendelow's matrix helps in considering the attitude of stakeholders while setting out strategic objectives. Mendelow's matrix है, वो मैट्रिक्स हमें हेल्प करेगा कि कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। Mendelow's matrix consists of 4 boxes representing stakeholders with 4 जो stakeholders है उनको 4 boxes में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर। जो स्टेक होल्डर के पास इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी और पावर भी है, तो वो पावर का इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। This will be considered as a key stakeholders and a business will need to actively engage this group. This group is likely to have a significant influence. They may be the driver behind the change or a strategy. जो ये इन्फ्लुएंसिव सबसे ज्यादा, उसके पास पावर भी है और उसको इंटरेस्ट भी है,
राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू चेंज समथिंग और टू मेक सम स्ट्रेटजीज, राइट। तो उसके लिए उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई रखना जरूरी हो जाएगा। They will likely have the power to stop the change or a strategy from going ahead if they are unhappy. उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है कि वो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी पॉलिसी, कोई भी चेंज है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। दिस इज द ग्रुप दैट रिक्वायर मोस्ट फोकस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कोई भी डिसीजन को। Keep them both updated on any strategic changes and empowered to steer the direction of change, or at least feel that they have the opportunity to input into the direction of the project. ये ऐसा ग्रुप है जिसको अपडेट, जितना भी चेंजेस करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, राइट, उसके बारे में उनको बताना जरूरी है, अपडेट करते रहना चाहिए। और दूसरा, उसको एम्पावर ऐसा लगना चाहिए कि वही ड्राइव कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी बात मान रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वही कर रहे हैं काम, राइट। अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता है, राइट, जो शायद ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ खास बेनिफिशियल ना हो। इसीलिए हाई पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप को सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो भी वर्क है वो स्मूथली चल सके। हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर, ये दूसरा ग्रुप है जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हाई इंटरेस्ट है, बट उसके पास कुछ पावर नहीं है, राइट, उसका पावर बहुत कम है। This group has an interest in what is happening. However, they are unlinked to have the power to influence the change. उसको क्या हो रहा है उसमें बहुत ही इंटरेस्ट है, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ पावर नहीं है, वो चेंज करने के लिए उसके पास पावर नहीं है। This group should be kept informed. उसको बताना चाहिए, बस उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। While they have little power themselves, they could attempt to join forces with a group with a power. उसके पास पावर नहीं है तो वो क्या करेंगे, जिसके पास पावर है उस ग्रुप के साथ वो जुड़ जाएंगे, राइट, इसलिए सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। थर्ड, लो इंटरेस्ट एंड हाई पावर। थर्ड ग्रुप है जिसका इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, बट उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, राइट, इसीलिए उसको सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका पास पावर है, राइट, तो अभी लो इंटरेस्ट है, बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उसका इंटरेस्ट भी हाई इंटरेस्ट हाई पावर में चला जाएगा, मतलब कि वो यहां से कन्वर्ट हो गए कहां पर चले जाएंगे, हाई इंटरेस्ट हाई पावर में, और वो फिर भी डिसीजन जो है उसको चेंज कर सकता है, इसीलिए उसको संभालना होगा। दिस ग्रुप ऑफ स्टेकहोल्डर्स has the potential to move into the high interest and high power group, so it is essential that they are kept satisfied. By keeping them satisfied, they are less likely to gain interest and exercise their power to influence. अगर वो satisfied होंगे तो वो अपना जो पावर है वो यूज नहीं करेंगे और वो लो इंटरेस्ट हाई पावर में ही रहेंगे, हाई इंटरेस्ट हाई पावर में नहीं जाएंगे। एंड लास्ट, लो इंटरेस्ट एंड लो पावर, इसके पास इसका इंटरेस्ट भी नहीं है और इसका कुछ पावर भी नहीं है, राइट, तो इससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। This group is unlikely to have an interest in the organization and its strategic direction. This is often due to their lack of power to influence the situation. They are likely to accept the position and show little, if any, resistance. वो generally कुछ खास resistance मना नहीं करते, वो जो हो रहा है ठीक है होने दो, हमें क्या है, इसी तरीके के होते हैं लो इंटरेस्ट लो पावर, राइट। तो ये चार ग्रुप में स्टेक होल्डर्स को डिवाइड किया है। हाई इंटरेस्ट हाई पावर, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज वो बनवा सकते हैं, राइट, इसीलिए उसको अपडेटेड भी रखना है और उसको लगना चाहिए कि वही जो है सब कुछ भगवान वही है, राइट। सेकेंड जो है वो है हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप, उसके पास उसका इंटरेस्ट है बट उसके पास कुछ पावर नहीं है तो उसको सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहिए। थर्ड है लो इंटरेस्ट हाई पावर ग्रुप, पावर बहुत ज्यादा है बट उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हाई पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। एंड लास्ट, लो इंटरेस्ट लो पावर, उसके पास कुछ पावर नहीं है इसीलिए वो ज्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका हमें चार्ट फॉर्म में दिखाया है, राइट, यहाँ पर है हाई पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप, हाई पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप, तो ये इन्फ्लुएंसर है, राइट, उसका इंटरेस्ट अभी नहीं है बट उसके पास पावर ज्यादा है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उसको कीप सेटिस्फाइड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंसर, उसको सेटिस्फाई करना है, वो उसको सेटिस्फाई करते रहना है, अदरवाइज वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है। लो पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप, तो वो मार्जिनल प्लेयर है, उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मॉनिटर मार्जिनल मिनिमम एफर्ट्स, क्योंकि वो जनरली स्ट्रेटेजी में या फिर डिसीजन मेकिंग में कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा। फिर है हाई पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप,
की प्लेयर्स, उसको सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। मैनेज क्लोजली और की प्लेयर्स है, राइट, उसको अच्छे से मैनेज करना होगा, अदरवाइज वो अपने हिसाब से डिसीजन या फिर स्ट्रेटेजीज बनवा सकते हैं। एंड लास्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप दैट इज अफेक्टेड, उसको इन्फॉर्म करते रहना होगा, राइट। वो जनरली ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वो जो हाई पावर ग्रुप है उनके साथ जुड़ सकते हैं, इसीलिए उनको इन्फॉर्म करना रहेगा। समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन है वो मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, तो वो हम सोल्व करते हैं। जो मॉडल टेस्ट पेपर है आईसीआई ने, तो वो देखते हैं कि वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआई की जो वेबसाइट है उसमें जो न्यू स्कीम एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसके पेज पर क्लिक करना है, उसमें स्टडी मटेरियल में ही आपको ये मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में आपको क्लिक करना है, उसमें है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। ये सेट ए के लिए भी दिए हैं और सेट बी के लिए भी है, तो सेट बी के क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिए हैं। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो जिस तरह से पेपर पैटर्न है सेट बी के लिए उसी हिसाब से बनाया गया है, 100 मार्क्स का पूरा है। मैंने आपको पेपर पैटर्न, वेटेज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने देख लिया होगा, राइट। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के ही एमसीक्यू रहने वाले हैं और केस सिनेरियो बेस्ड ही एमसीक्यूज रहेंगे। केस सिनेरियो के नीचे आपको 6, 4, 3 और 2 एमसीक्यूज रह सकते हैं, इस तरीके से आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है, राइट। और जो पार्ट ए और पार्ट बी है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दोनों में से 50-50% का वेटेज है। चलो, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो हम सोल्व करते हैं। जो ये हमने अभी मैट्रिक्स देखा उसी के हिसाब से, उसी के बेस्ड क्वेश्चन था। केस सिनेरियो A3 है जो क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 5 पर है। केस सिनेरियो A3, JBY Motors Corporation is a race car manufacturing based in Iwaki city name. Iwaki है वो जापान का एक सिटी है। The company manufactures cars primarily for professional car racers who participate in championships held all across the world. राइट, ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो कार रेसिंग होती है उसके लिए जो कार्स रहती है उस प्रोफेशनल्स के लिए कार मैन्युफैक्चर करते हैं। रेस कार्स नीड हाई ग्रेड फ्यूल दैट इज स्पेशली यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस engines. The company has many engineers from allied fields who constantly research on ways to improve performance. They have recently proposed a change to the fuel composition that will make a marked improvement to the performance of the engine. रेस कार से तो उसमें इंजन की कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके जो इंजीनियर्स है वो कंटिन्यूसली उसमें रिसर्च करते रहते हैं जिससे वो जो इंजन की कैपेसिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए। तो उसी में उन्होंने फ्यूल का जो कंपोजिशन है वो चेंज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम किया हुआ है। This will have a direct and immediate impact on the training and career performance of the customers of JPY Limited, who are all professional car racers. इसी वजह से जो इसके कस्टमर्स है, प्रोफेशनल रेसर्स है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। Improved engine performance has directed bearing on the careers of professional car racers. Improved engine performance will enable JPY Limited to improve its market share in the niche market. इससे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल कार रेसर्स है वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा और जो मार्केट शेयर है वो भी इम्प्रूव हो सकता है इन द नीश मार्केट। ये नीश मार्केट है क्योंकि प्रोफेशनल कार रेसर्स, हम सारे लोग तो प्रोफेशनल कार रेसर्स नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल हैव सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। इस वजह से जो फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी है वो काफी इम्पैक्ट हो सकते हैं, रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। Changing the fuel composition also requires the company to get approval from the government for meeting emission standards as well as the safety standards for the car. फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल कंपोजिशन में चेंज करेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट की भी परमिशन लगेगी, क्योंकि जो उनके एमिशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट, पॉल्यूशन कम हो उस वजह से जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी कंसिडर किया जाएगा, तो गवर्नमेंट की भी परमिशन यहाँ पर लगेगी, राइट। Many environmental groups have held this changes as the new fuel composition is made from more sustainable sources of fuel, moving away from fossil fuels. राइट, ये क्या हो रहा है कि जो एनवायरमेंटल ग्रुप होते हैं वो भी बहुत ही खुश है इस बदलाव की वजह से, क्योंकि ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल है।
राइट। तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल है तो वो अच्छी बात है, इसलिए एनवायरमेंटल ग्रुप्स है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो इस पैराग्राफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो ये जो मार्केट शेयर है वो बढ़ सकता है, ये फ्यूल एफिशिएंसी चेंज करेंगे, फ्यूल कंपोजिशन चेंज करेंगे तो उससे जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफी अच्छे हो सकते हैं, पर इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एमिशन स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करेंगे इसलिए, और जो एनवायरमेंटल ग्रुप है वो भी इससे थोड़े से अफेक्ट होंगे, उसको भी फर्क पड़ेगा। The adoption of the new fuel composition will require a change in the engine design and components. जो फ्यूल कंपोजिशन चेंज हो रहा है इसलिए जो इंजन की डिजाइन है और उसके जो कंपोनेंट्स है वो चेंज होंगे। Hence, material requirement of the new model will require change to procurement functions of the supply chain. इस वजह से जो सप्लाई चेन में प्रोक्यूरमेंट जहां से मटेरियल परचेस किया जाता है वो जो फंक्शन है उसमें भी चेंजेस होंगे। Currently, suppliers for key components like engine and its parts are based in the vicinity of JBY Motors factory in Iwaki. However, the proposed change will require the company to purchase the key engine components from suppliers based on Yokohama. अभी जो करंटली जो कार के लिए इंजन या उसके पार्ट्स लेते हैं वो इवाकी सिटी के आसपास के ही या इवाकी सिटी में से ही लेते हैं, वहीं के सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। बट अभी जो चेंजेस करने वाले हैं वो चेंजेस की वजह से जो योकोहामा बेस्ड सप्लायर से वहां से परचेस करना रहेगा। सो यहाँ पर सप्लायर है वो स्टेक होल्डर बनेगा, उसकी इफेक्ट होगी यहाँ पर। While manufacturing process undergoes a change due to change in engine design, there will be no significant variation in the assembly line operation for the new model. इंजन में चेंज होगा, प्रोसेस है वो चेंज करने वाले हैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो असेंबली लाइन है उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन। Most of the employees in the assembly line are hired on a contractual basis and do not have any union to represent them. जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है जो असेंबली लाइन में काम करते हैं वो कैसा है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, मोस्ट ऑफ देम आर, और उसका कोई यूनियन नहीं है, मतलब कि उसके पास कुछ खास पावर नहीं है। The above consideration to change the fuel composition is being viewed a decision that will affect the company's strategic position. ये जो चेंज है उस वजह से जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो चेंज होगी। Before making their decision in public, the senior management wants to first assess the power and interest of various stakeholders who can influence this decision. ये चेंज पब्लिश करने से पहले, पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले जो उनके सीनियर मैनेजमेंट है वो ऐसा चाहते हैं कि ये जो चेंज है उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स है उसका पावर और इंटरेस्ट क्या है वो सबसे पहले हम समझ लें। As a management accountant, you need to assist the senior management to understand the type of information to be given to each stakeholder depending on their power to influence and their interest in the objective to change in the fuel composition. आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आपने सीनियर मैनेजमेंट को असिस्ट करना है कि जो स्टेक होल्डर्स उसके पास जितनी पावर है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन या फिर उसका जो इंटरेस्ट है इस ऑब्जेक्टिव में, उस हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो हमने अभी मैट्रिक्स समझा उसी के हिसाब से किसके पास कितना पावर या फिर इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा। तो उसी के बारे में ये पूरा केस सिनेरियो है। होपफुली ये केस सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। MCQ1, which of the following stakeholders are in the high interest and high power group? जो केस सिनेरियो था उस सिचुएशन में कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर ग्रुप में है? कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, customers and board of directors, government regulators and current suppliers of key components, suppliers of key components and employees at assembly line operations. अब कस्टमर्स है उसके पास हाई इंटरेस्ट, ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट तो है ही क्या, राइट, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी फर्क पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसके पास हाई पावर भी है क्योंकि अगर वो परचेस करना बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएगी बात, तो वो हाई इंटरेस्ट हाई पावर ग्रुप में है। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स है उसके पास पावर है क्योंकि वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अलाउ करेंगे, राइट, तो उसके पास हाई पावर है, बट उसका इंटरेस्ट कुछ खास नहीं होगा क्योंकि उनसे ये जो चेंज होगा उससे गवर्नमेंट को कुछ खास फायदा हो ऐसा हमें कुछ नहीं बताया है। सो उसके इंटरेस्ट जो है वो लो इंटरेस्ट है, तो ऑप्शन ए सही जवाब नहीं है। कस्टमर्स ऑब्वियसली हाई इंटरेस्ट हाई पावर, वो हमने समझ लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ऑब्वियसली उसके पास पावर ज्यादा है क्योंकि वो चेंज करेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, तो हाई पावर तो है। और हमें यहाँ पर ये भी एक चीज बताई थी कि जो फाइनेंशियल्स है, राइट, उसमें सब्सटेंशियल इंपैक्ट आएगी ये चेंज की वजह से, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑब्वियसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर तो फोकस करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट इस चेंज की वजह से बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर हाई पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप, राइट, तो ये आंसर बी आएगा, करेक्ट है। पर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, राइट, वो तो हमने देखा हाई पावर है उसके पास, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो कैसा है, लोअर इंटरेस्ट है।
करंट सप्लायर्स ऑफ की कंपोनेंट्स, अब की कंपोनेंट्स के जो सप्लाई करने वाले हैं, अब क्या है कि पहले इवाकी में से ही सप्लायर थे, उन्हीं के पास से इंजन के कंपोनेंट्स परचेस करते हैं, बट अब इंजन की डिजाइन में चेंज होगा तो जो कंपोनेंट्स है राइट, वो सब कुछ अब योकोहामा के सप्लायर्स के पास से परचेस करने वाले हैं। तो जो सप्लायर्स है वो चेंज होने वाले हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कि वो कौन सा डिसीजन लेंगे राइट, इसीलिए उसका हाई इंटरेस्ट है। बट सप्लायर्स कोई भी तरीके से पावर नहीं है उसके पास कि वो कहेंगे उस तरीके से डिसीजन लेंगे, मुझे कहाँ से परचेस करना है वो मुझे सप्लायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है राइट। हाँ, वो मुझे इंसेंटिव वगैरह ऑफर करे, दैट्स अनदर थिंग, बट अगर वो चीज मुझे चाहिए ही नहीं तो वो किसी भी तरीके से मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हम, इसीलिए हाई इंटरेस्ट बट लो पावर ग्रुप में आते हैं राइट। फोर्थ सप्लायर्स, ऑब्वियसली वो हमने डिस्कस कर लिया कि हाई इंटरेस्ट बट लो पावर ग्रुप। एंड एम्प्लॉइज एट असेंबली लाइन ऑपरेशन, जो एम्प्लॉइज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और उसका कोई यूनियन भी नहीं है, तो यूनियन नहीं है तो उसके पास कुछ खास पावर नहीं है, लो पावर, और उसका कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बताया था कि असेंबली लाइन में कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होगा, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन, मतलब कि उससे वजह से ये जो चेंज होगा इंजन की डिजाइन में, उस वजह से जो एम्प्लॉइज है असेंबली लाइन के उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो दे आर लो पावर लो इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब MCQ 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स आर इन द हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर ग्रुप? हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर ग्रुप। करंट सप्लायर्स ऑफ की कंपोनेंट्स राइट, वो तो हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप में है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रुप, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रुप है, उनको ये इंजन चेंज से फर्क पड़ रहा है क्योंकि जो फ्यूल कंपोजिशन चेंज होने से वो ज्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन है, तो उस वजह से वो ज्यादा खुश है राइट, तो वो हाई इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट उनका ज्यादा है राइट, कि चलो अच्छी बात हो रही है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो रहा है, बट उसके पास कुछ खास पावर नहीं है, तो वो लो पावर ग्रुप में है क्योंकि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डिसीजन नहीं बनाएगा राइट। तो हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप, तो ये आंसर सही है, बट फिर भी तीन ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आर लो इंटरेस्ट हायर पावर ग्रुप राइट, वो हमने आगे समझा था। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रुप हमने देखा हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप राइट, तो इसीलिए ये बी ऑप्शन सही नहीं है। एम्प्लॉई एट द असेंबली लाइन, उसके पास उसका ना इंटरेस्ट है ना ही उसके पास पावर है, लो इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप। एंड करंट सप्लायर्स ऑफ की कंपोनेंट्स, वो हाई इंटरेस्ट बट लो पावर ग्रुप, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। कस्टमर्स है वो तो हाई इंटरेस्ट हाई पावर ग्रुप में है, और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रुप है वो हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स आर द हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट ग्रुप? हाई पावर बट लो इंटरेस्ट ग्रुप। एम्प्लॉइज एट द असेंबली लाइन, नहीं, वो तो लो इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप में है। कस्टमर्स तो हाई इंटरेस्ट हाई पावर ग्रुप में है। करंट सप्लायर्स एंड की कंपोनेंट्स हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप में है। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आर इन लो इंटरेस्ट हाई पावर ग्रुप राइट, तो ये आंसर डी है वो करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? फोर्थ MCQ, which of the following stakeholders are in the low power and low interest group? Low power, low interest group. Employees at the assembly line, yes, low interest, low power group में है, तो ये आंसर आएगा। Customers, high interest, high power group में है। Current suppliers of key components, high interest, low power group. Government, lower interest, high power group. Right? Simple. चलो, फिर fifth MCQ, with which stakeholders should the company keep informed while implementing the change? किस स्टेक होल्डर्स को कंपनी को कीप इन्फॉर्म्ड वाइल इंप्लीमेंटिंग द चेंज, किसको हमें इन्फॉर्म करते रहना चाहिए राइट, किसको हमें इन्फॉर्म करेंगे? जो हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप में है राइट, हमने जो वो मैट्रिक्स देखा था राइट, कीप इन्फॉर्म्ड किसको? हाई इंटरेस्ट लो पावर ग्रुप में जो है उसको हमें कीप इन्फॉर्म करना है राइट। तो देखिए, high power and low interest group because they can be impacted by the decision. high power low interest group, high power low interest group है तो उसको सिर्फ इन्फॉर्म करने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो क्या हो जाएगा कि अगर उनको फर्क पड़ेगा तो वो क्या है कि लो में से हाई इंटरेस्ट में चले जाएंगे और वो पूरे ही डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देंगे। लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट ग्रुप because they can join the forces with a more powerful stakeholders to influence the group right, ये करेक्ट आंसर है। लो पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पावर नहीं है, पावर नहीं है तो क्या करेंगे, वो हाई पावर वाले जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट ग्रुप बिकॉज कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन,
वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंस ही कर सकते हैं, उसी के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। लो पावर एंड लो इंटरेस्ट ग्रुप बिकॉज इट इज वेरी रिलेवेंट डिसीजन फॉर देम, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लो इंटरेस्ट भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो इसको तो इन्फॉर्म करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। फिर 6th MCQ है, with which stakeholders should the company ensure that they are satisfied while implementing the change? कौन से stakeholders को satisfy करना जरूरी है जब भी ये change किया जाएगा तब? हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट ग्रुप, लो पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप, हाई पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप, लो पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप। आंसर ए, हाई पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप, क्योंकि वो कभी भी हाई इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए उनको सेटिस्फाई रखना होगा, सेटिस्फाई रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो ऊपर के जो 4 MCQs थे वो टोटली केस सिनेरियो बेस्ड ही थे, राइट। इस 4 को अगर आपको आंसर करना है तो पूरा केस सिनेरियो अगर अच्छे से समझा है तभी वो 4 का आप आंसर कर पाएंगे। ये जो 5th और 6th थे मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अगर आपने ये मैट्रिक्स अच्छे से समझा है, पढ़ा है, राइट, तो ये जो चार्ट है उसी में से समझ में आ जाए। ऐसे 2 क्वेश्चन थे 5th और 6th। पहले जो 4 क्वेश्चंस थे वो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड और केस सिनेरियो बेस्ड ही थे, वो केस सिनेरियो नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं कर पाएंगे, बट 5th एंड 6th है वो विदाउट स्टडिंग द केस सिनेरियो भी आप आंसर कर पाते हैं, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मॉडल टेस्ट पेपर का था, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसेस, जो हम स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में हमने 2 चीजें देखी, एक तो कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज, राइट, जो विजन एंड वैल्यूज बताता है। सेकंड हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस के लिए जरूरी है स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस और पावर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पावर क्या है, राइट, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो हमने देखा, उसमें मिशन और ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट होते हैं। थर्ड है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसेस shall be analyzed in the context of the task environment, which may be referred to as the micro environment, in which organization is operating to assess the strengths and weaknesses to apprise the strategic position. माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो देखना होगा कि उनके पास क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है, उसको असेस करके उसकी पोजीशनिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है वो पता चल सकता है। Strengths shall be used aggressively to exploit opportunities to capture competitive advantage, whereas weaknesses need to be analyzed at the root cause level and those causes shall either be removed or reduced if they can't be reduced. ठीक है, जो strengths है, right, उसको तो exploit करके opportunities है वो capture करनी चाहिए जिससे competitive advantage मिलेगा, जबकि अगर वीकनेसेस है तो वीकनेसेस को रिड्यूस करना है या फिर रिमूव करना होगा। ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और ये स्वॉट एनालिसिस आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, राइट, तो उसके बारे में आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल इंसाइट है। इफ वी हैव टू अप्राइज द पोजीशन ऑफ एनी ऑटोमोबाइल कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय आइडेंटिफाइंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देन वी हैव टू consider factors which may be positive or negative. If positive then it becomes a strength and if negative then it becomes a weakness. Like अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी फैक्टर है, अगर वो पॉजिटिव टूवर्ड्स द एंटिटी है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वीकनेस बन जाएगी। जैसे कि ब्रांड इमेज एंड एसटीपी, एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ब्रांड इमेज कैसे, ब्रांड इमेज है, राइट, वो एक्चुअली में ब्रांड एज ए कंसिडर किया जाता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ है, उस वजह से जो भी वो इश्यू करेंगे, जो भी नई प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, नई सर्विस लेकर आएंगे, उसको वो स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथन करेगा पोजीशन को, राइट। बट अगर ब्रांड इमेज नहीं है तो वो वीकनेस है, राइट, उस वजह से उसका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू है, अगर वैल्यू अच्छी है, राइट, मार्केट में उसकी पोजीशन अच्छी है तो वो स्ट्रेंथ है, अदरवाइज वो वीकनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगी तो वो स्ट्रेंथ है, अदरवाइज वो वीकनेस है। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट में कितना पेनिट्रेशन है, कितना पेनिट्रेट करते हैं, मार्केट को कितना कैप्चर करते हैं, वो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, अदरवाइज वीकनेस। प्रोडक्ट या मार्केट को डेवलप कर सकते हैं या नहीं, जितना अच्छे से डेवलप करते हैं स्ट्रेंथ, अदरवाइज वीकनेस। डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं प्रोडक्ट में, जितना डाइवर्सिफाइड होगा और वो सब कुछ एक्सेप्टेबल होगा तो वो स्ट्रेंथ है, अदरवाइज वीकनेस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनली कर सकते हैं या नहीं, जितना R&D करते होंगे वो उनकी स्ट्रेंथ है। जैसे कि एप्पल है, आईफोन है, उसके जो फीचर्स है वो R&D थ्रू ही होते हैं, बट जबकि सैमसंग है वो उसको कॉपी पेस्ट करके भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है, काफी चीपर प्राइस में है इसीलिए।
इंटरनेशनल प्रेजेंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है या नहीं, वो प्रेजेंस है, दैट इज अ स्ट्रेंथ. अगर नहीं पहुंच पा रहे, दैट इज अ वीकनेस. पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट. पैटर्न क्या है प्रोडक्शन की, क्या वो फेवरेबल है, देन इट इज स्ट्रेंथ, अदरवाइज वीकनेस. और ऑपरेशनल कॉस्ट जितना कम वो स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा वो वीकनेस. प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट जितना ज्यादा वो स्ट्रेंथ, जितना कम वो वीकनेस. अबव फैक्टर्स आर ओनली इलस्ट्रेटिव, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें से कोई भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इस तरीके की स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकती है. द मैक्रो एनवायरमेंट, राइट, जो फोर्थ फैक्टर है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, उसको भी कंसिडर करना होगा. बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स, customers behavior, markets and regulations etc. shall be analyzed to assess opportunities and threats to apprise the strategic position. हमें मैक्रो एनवायरनमेंट भी देखना है कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है. अगर अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इंप्रूव होगी. अगर वो थ्रेट बन के आता है तो वो वीकनेस बन जाएगी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डाउनग्रेड करेंगे. Opportunities need to be exploited, whereas the defense mechanism shall be created against threats that can be mitigated. Risk management is of the key importance to protect the organization from threats to sustain its strategic position and make the most opportunities. This will improve its strategic position apart from ensuring it realizes the benefit of competitive advantage. इसका भी प्रैक्टिकल इंसाइट है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या फिर थ्रेट्स हो सकते हैं. In line with previous practical insight to identify opportunities and threats to exploit the earlier and residual the latter of for any automobile company, the relevant facts may include capabilities in direct and digital marketing. मार्केटिंग करने में उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो अगर अच्छे से कर पाएंगे मार्केटिंग, वो अपॉर्चुनिटी बनेगा, ज्यादा सेल्स लेकर आएगा. अगर वो अच्छे से मार्केटिंग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थ्रेट बन जाएगा. रिलेशनशिप विथ चैनल पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है, अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज, अदरवाइज थ्रेट. सप्लाई चेन इंटीग्रेशंस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी. सप्लाई चेन इंटीग्रेशंस और आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह से अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी कितनी है. कॉस्ट कम, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज वो थ्रेट है. डिमांड फॉर लो कॉस्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. अगर डिमांड फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो आपने अगर एक्सप्लोइट कर लिया तो वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मार्केट में आप पायनियर भी बन सकते हैं. अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहे, ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे कि जो काफ़ी डिमांड में हो सकती है, कुछ नया है जिससे कस्टमर से उनको काफ़ी हद तक हेल्प हो रही है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा. पर ये ही चीज़ अगर और कोई करेगा, कॉम्पिटिटर करेगा, तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका भी सेल कम हो सकता है. एक्विजिशन, मर्जर और जॉइंट वेंचर टू रजिस्टर अनऑर्गेनिक ग्रोथ. अगर आप किसी के साथ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्वायर कर रहे हैं, किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं, जॉइंट वेंचरिंग कर रहे हैं, तो वो शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लिए बन सकता है, आपका लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है. बट अगर ये आपका कॉम्पिटिटर किसी और कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर करेगा तो ये आपके लिए थ्रेट बन सकता है. कॉम्पिटिटर्स हु आर अग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंग हार्ड टू कैप्चर मार्केट शेयर. कॉम्पिटिटर्स ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, राइट, तो वो थ्रेट बन सकता है. स्टेग्नेशन इन इकोनॉमी और इंडस्ट्री. स्टेग्नेट हो गई है, अब एक लिमिट से ज्यादा वो ग्रो ही नहीं हो रही है, तो वो थ्रेट भी हो सकता है, राइट. प्राइस वॉर एंड इनोवेशन वॉर अमोंग द प्लेयर्स. प्लेयर्स के बीच प्राइस वॉर है, नेगोशिएट हो रहा है, प्राइसेस काफी कम कर रहे हैं, या फिर इनोवेशन वॉर है कि कौन पहले इनोवेटिव चीज बना कर आए, तो वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही बन सकता है. ये भी इलस्ट्रेटिव ही है. माइंडेड टेप्ड अपॉर्चुनिटीज टर्न इनटू स्ट्रेंथ्स ओवर टाइम, व्हाइल अनअटेंडेड और मिसहैंडल्ड थ्रेट्स लीड टू वीकनेस. अगर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोइट करेंगे, अच्छे से उसको यूज करेंगे, तो वो स्ट्रेंथ बन जाएगी ओवर अ टाइम, और अगर थ्रेट्स को ध्यान में नहीं दिया, वो मिसहैंडल्ड हुआ, अनअटेंडेड हुआ, तो वो वीकनेस बन सकता है. What tools are handy for conducting strategic positioning analysis? SWOT analysis is the focal tool for strategic positioning analysis. SWOT, strength, weakness, opportunity और threats, उसका एनालिसिस कर सकते हैं. सपोर्टेड बाय पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल है, फिर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल जो भी फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखना है. स्पेसिफिकली रिलाइड ऑन फॉर द एनालिसिस ऑफ रिमोट एनवायरमेंट फैक्टर्स.
पोर्टर्स 5 फोर्सेस फॉर इंडस्ट्रियल एनालिसिस जो हम आगे समझेंगे, पोर्टर्स डायमंड स्टडीज एटसेट्रा फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ये सारे टूल्स का यूज करके स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का एनालिसिस किया जा सकता है। Porter's value chain, critical success factors and core competencies, product life cycle, McKinsey's 7S etc. for internal environment analysis। ये भी हम आगे के चैप्टर्स वगैरह में पढ़ने वाले हैं। लिस्ट ऑफ टूल्स ये भी इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये सारे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये दूसरा पार्ट था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। पिलर था जो था स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। क्लियर, इसमें 4 चीजें हमने समझी। सबसे पहला था कि कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज क्या है, विजन एंड वैल्यूज क्या है, उससे उसकी पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन पता कर सकते हैं। सेकंड था कि स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट किस तरह से, जिससे मिशन और ऑब्जेक्टिव पता चलता है। एंड थर्ड था कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, तो वो भी पोजीशन बताते हैं। एंड फोर्थ था अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब कि मैक्रो एनवायरनमेंट की इफेक्ट क्या है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस माइक्रो एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर मैक्रो एनवायरनमेंट। अब थर्ड देखते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि जिस वजह से राइट कॉस्ट ड्राइव होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, उसे कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। तो कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करना जरूरी है, किस वजह से कॉस्ट है वो ड्राइव होता है। ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में लेना होगा, ऐसी एक्टिविटीज जैसे यूनिट्स को ध्यान में लेना होगा। Cost driver is the unit of that activity that causes cost to be incurred. Hence, cost driver is a trigger of a change in cost, meaning thereby more frequency or runs of cost driver led to more cost. जितना कॉस्ट ज्यादा कैसे होगा कि ऐसी चीज फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितना रन करते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट है वो ज्यादा होगा, उसे कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। Cost driver analysis includes the examination, quantification and explanation of the monetary effects of cost driver associated with an activity। वो एक्टिविटी से जो भी कॉस्ट ड्राइवर अफेक्ट होता है राइट, उसकी जो इफेक्ट है वो एनालिसिस किया जाएगा कि वो कितना यूज होता है। क्वांटिफिकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। It is an in-depth review of cost driver to make sure that your firm correctly allocates supporting production and service cost to all goods and services। आपने कॉस्टिंग जो सी एंट्री में पढ़ा होगा तो उसमें ओवरहेड्स देखा होंगे राइट, ओवरहेड्स और एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो उसमें ओवरहेड्स जो चार्ज किए जाते हैं राइट, जो भी प्रोडक्शन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो उसमें किस वजह से वो कॉस्ट हुआ है उसके बेसिस पर एलोकेशन किया जाता है। तो ये जो ओवरहेड्स है वो जो सपोर्टिंग कॉस्ट है उसको कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर एलोकेट करना चाहिए। जनरली वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एबीसी कॉस्टिंग में ऐसा किया जाता है। There are different cost driver analysis methods including a cost accounting system review, industry analysis and internal activity analysis। ये जो cost driver analysis है वो various methods में use किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम रिव्यू, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड इंटरनल एक्टिविटी एनालिसिस में वो यूज किया जाता है कि किस वजह से कॉस्ट है वो चेंज होता है। In traditional costing, the cost driver used to allocate overhead cost, supporting cost to cost objects only relates to the quantity or volume of output। पहले सिर्फ क्वांटिटी या फिर आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया उसी के बेसिस पर ओवरहेड्स या फिर सपोर्ट कॉस्ट था उसको अलोकेट किया जाता था। But under strategic cost management, cost driver for short-term overhead cost that occur once in a while may be volume of output or may be the volume of output or activity, but for long-term overhead cost, a variety of cost drivers are used। जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट है अगर कोई, तो उसके लिए वॉल्यूम या क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज है उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर ही सपोर्ट कॉस्ट या ओवरहेड को अलोकेट किया जाता है। Based upon the nature of supporting cost, overhead cost, appropriate drivers can be identified and categorized in the following classes। यहाँ पर उसका किस तरह से अलोकेशन किया जा सकता है। सपोर्टिंग कॉस्ट है, उसमें रिसोर्स ड्राइवर्स और एक्टिविटीज ड्राइवर्स है। एक्टिविटीज ड्राइवर्स को ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड ड्राइवर्स, उसमें स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल में बाइफर्केशन है, और ऑपरेशनल एक्टिविटी ड्राइवर्स। ये इन डिटेल हम आगे समझते हैं। ये स्ट्रक्चरल और कॉस्ट ड्राइवर और जो एग्जीक्यूशनल है वो उसका एनेक्सर हमें यहाँ पर नीचे दिया गया है। ये चैप्टर जब भी एंड होता है वहां पर तो वो देख लेते हैं, वो समझने के लिए जरूरी है। ये एनेक्सर 1 है, पेज नंबर 1.70 के ऊपर दिया हुआ है। इसमें जो भी वो पूरा टेबल था राइट ओवरहेड्स कॉस्ट का, तो वो हमें यहाँ पर समझाया है। बेस्ड अपॉन द टू डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ सपोर्टिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ड्राइवर्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस, रिसोर्स ड्राइवर्स एंड एक्टिविटी ड्राइवर। अगर रिसोर्सेज की वजह से अगर कोई भी कॉस्ट है वो चेंज होता है तो उसे रिसोर्स ड्राइवर्स कह सकते हैं, और अगर जो एक्टिविटीज की वजह से चेंज होता है तो वो एक्टिविटी ड्राइवर्स हैं।
resource drivers concerned with contribution of a specific quantum of resources which caused cost, electricity cost to produce products, and the number of machine hours spent. That is machine hour is a resource. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो किस वजह से चेंज होता है कि कितना रिसोर्स आपने यूज किया, रिसोर्स का क्वांटम कितना है उसके बेसिस वो फर्क पड़ता है. एक्टिविटी ड्राइवर कंसर्न विद कॉस्ट इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, inspection cost and the number of inspections or the hours of inspection. Inspection is required activity to ensure quality. क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्शन की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है कि वो इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया. अगर मैं ये YouTube चैनल की बात करूँ तो उसमें रिसोर्स ड्राइवर्स और एक्टिविटी ड्राइवर क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये जो लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, ये लेक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें डेप्थ कितनी है, कितना समझाना जरूरी है, कितना कॉन्सेप्ट लंबा है, उसके बेसिस पर लेक्चर की जो भी रिक्वायरमेंट है, लेक्चर का टाइम कितना है, और उस वजह से जो कॉस्ट है वो ड्राइव होता है. सो वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कह सकते हैं कि ये लेक्चर के लिए एक्टिविटी ड्राइवर है. बट अगर मैं ऐसा सोचूं कि कमेंट्स के रिप्लाई करना है मुझे, राइट, या फिर जो वीडियोस है उसके लिए थंबनेल्स प्रिपेयर करना है, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह टैग्स वगैरह लगाना, तो उसमें क्या है कि रिसोर्स कितने वीडियोस बनाए या फिर कितनी कमेंट्स आई उसके बेसिस पर मुझे टाइम अलोकेट करना पड़ेगा, तो वो रिसोर्स ड्राइवर बन सकता है. राइट, उसमें रिसोर्सेज, क्वांटम, क्वांटिटी, टाइम कितना दिया वो देखा जाएगा, जबकि एक्टिविटी ड्राइवर है उसमें एक्टिविटी कितनी की उसके हिसाब से. तो ये सपोर्टिंग कॉस्ट को रिसोर्स ड्राइवर्स और एक्टिविटी ड्राइवर में बाइफरकेट किया जाता है. फिर एक्टिविटी ड्राइवर को ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी ड्राइवर में बाइफरकेट किया जाता है, जो नीचे दिया गया है. ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो मैनेजमेंट लेवल पर एक्टिविटीज की जाती है उसके कॉस्ट ड्राइवर्स. उसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स, relates to business strategic choices about an organization's underlying economic structure, such as the scale and scope of the operation, use of technology and complexity of products. उसमें स्केल इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, स्कोप क्या है, वो सारी चीजें जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो की जाती है यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स. स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है, उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं. Scale, what are the investment amounts of research and development, product design, production and other operations, वो scale हो जाता है. Scope, what is the area of operations, frontline और backend, कहाँ पर हम operations कर सकते हैं, तो वो scope. Experience, how many years the company already operated this, कितने टाइम से ये करती आ रही है कंपनी. Technology, what technical processes are involved in each process of the company's value chain, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होती है. Complexity, how sophisticated are the products or services to provide to a customer, कितने कॉम्प्लेक्स है. Not necessary that more is better, ऐसा जरूरी नहीं है कि more is better. स्केल बड़ा है वही अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है. स्कोप अच्छा है, बड़ा है, वही जरूरी नहीं है. राइट, इसके कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज और स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स. प्लांट कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लांट्स, स्केल, डिग्री ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें एक साथ भी देखी जा सकती है. ये सारे एक साथ भी कॉस्ट ड्राइवर कंसिडर किए जा सकते हैं, या फिर कोई एक भी हो सकता है, मोर देन वन, मोर देन दिस भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकता है. क्योंकि प्लांट का कंस्ट्रक्शन है तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है वो मैटर करेगा ऑब्वियसली. उसका स्केल कितना है, कितना बड़ा है वो प्लांट, वो मैटर करेगा. और डिग्री ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, उसमें कितना सेंट्रलाइज्ड वर्क किया जाएगा वो भी मैटर करेगा. एम्प्लॉय ग्रुपिंग है तो नंबर एंड टाइप ऑफ वर्क यूनिट्स, कितने नंबर के यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है और उसमें किस तरह के एम्प्लॉयज होंगे, किस तरह का वर्क रहेगा. कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, नंबर ऑफ यूनिक प्रोसेसेस, नंबर ऑफ यूनिक पार्ट्स, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, ये सारी चीजें मैटर करेगी, कॉस्ट ड्राइव करेगी. प्रोसेस सिलेक्शन एंड यूज, टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सपीरियंस ऑफ यूसेज एटसेट्रा. जो दूसरा पार्ट है वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर है, वो जो स्ट्रेटेजीज बनाई है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगी और उस हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे. रिलेट्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज सच एज यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. वर्कफोर्स एनवायरमेंट, डू द एम्प्लॉइज टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. वर्कफोर्स एनवायरमेंट, क्या एम्प्लॉइज है वो डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में पार्ट लेते हैं या नहीं. Total quality management, are the managers and employees devoted total quality in process and products. Total quality management में क्या management employees ने कितना part लिया. Capacity utilization, what are the operational skills for matching utilization of plant capacity. Capacity जितनी थी क्या उसी के हिसाब से work हो रहा या नहीं. Plant layout efficiency, how efficient is the production plant's layout, उसका layout कितना efficient है, मतलब
कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज नहीं होती है ना, प्लांट ऐसा ना हो कि टाइम ज्यादा जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर गुड्स को ट्रांसफर करने में एक्सेट्रा। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रोडक्ट डिजाइन और सर्विस फॉर्मुलेशन इफेक्टिव, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है डिजाइन है वो क्या बराबर है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। लिंकेज विद सप्लायर्स एंड कस्टमर इज द लिंकेज ऑफ द वेंडर्स एंड कस्टमर बेस्ड ऑन द कंपनीज वैल्यू चेन, इसके भी कॉस्ट ड्राइवर्स के एग्जांपल्स हैं। एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो जितना इन्वॉल्व होता है उस वजह से एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है और कॉस्ट ड्राइव होता है। क्वालिटी सर्विस प्रोविजन, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, अप्रोच कैसा है क्वालिटी सर्विसेज के बारे में, अप्रोच जैसा होगा, अगर वो ज्यादा ऐसा मान रहे कि हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए तो उसके लिए इंस्पेक्शन ज्यादा किया जाएगा, सर्विस प्रोविजन ज्यादा होगा। ऑपरेशन एंड प्लांट लेआउट एफिशिएंसी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। फिर है ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर। ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो बेस लेवल पर जो काम किया जाता है तो उसमें क्या कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड डेली वर्क एक्टिविटीज डन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द कंपनी, जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, प्रोसेस बनाई, राइट, उस हिसाब से ऑपरेशन डेली रूटीन वर्क किया जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट ड्राइवर रिफर्स टू फैक्टर्स दैट ड्राइव कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज, उसमें यूनिट, बैच एंड प्रोडक्ट लेवल पर कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। यूनिट लेवल पर मतलब कि एक यूनिट बनाने में क्या कॉस्ट हुआ उस हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, कुछ बैच के हिसाब से हो सकता है और कुछ प्रोडक्ट लेवल पर हो सकता है। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल बनाऊं कि अगर मैं सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए पूरी एक बैच स्टूडेंट्स की है वो मैं चालू करता हूँ, राइट, स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें किस तरह के कॉस्ट हो सकते हैं। मैं लेक्चर्स लूंगा, राइट, मैं आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ, रिविजन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपकी टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ, राइट, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए कुछ फीस मैं रिसीव करूंगा। तो आप मेरे क्लास में फिजिकली क्लास में आते हैं तो मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको लेक्चर्स लूंगा, तो उसमें जो बुक्स है वो इंडिविजुअल जितने स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट्स को वो बुक्स है वो दी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वो जो बुक्स दी जाएगी तो वो बुक्स है उसका जो प्रिंटिंग एक्सपेंस है, उसमें जो मटेरियल कॉस्ट हुआ है, जितने पेजेस वगैरह हुए, प्रिंटिंग का कॉस्ट हुआ, वो पर यूनिट जितने स्टूडेंट्स उतना कॉस्ट होगा। वो अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट किया जाएगा, 50 बुक्स छपवाने का खर्चा होगा, 100 स्टूडेंट्स तो वो 100 स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो यूनिट कॉस्ट है, वो यूनिट लेवल पर एक्टिविटीज होती है। समझ में आ रहा है कि जितने स्टूडेंट्स उतने वो एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, राइट। उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना वो कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरा है बैच लेवल पर अगर देखें तो मैं आपको जो लेक्चर लेने आऊंगा तो वो पूरी बैच 50 स्टूडेंट्स के, तो मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो वो 50 स्टूडेंट्स 1 घंटे में पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो जो 50 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स होते हैं पूरे क्लास में, अगर कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की तो वो 60 स्टूडेंट्स बैठते तो भी मैं उतना ही 1 घंटा ही पढ़ाता, राइट। अगर वहां पर 20 स्टूडेंट्स आते तो भी उतना ही पढ़ा था। तो वो पूरे बैच लेवल पर एक्टिविटी हो रही है कि ये पूरी बैच को मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो बैच लेवल एक्टिविटी है। उसमें जो मेरी फीस है वो बैच लेवल के कॉस्ट ड्राइवर से, कितनी बैचेस को मैं पढ़ाता हूं उस हिसाब से मेरा कॉस्ट डिफाइन होता है। प्रोडक्ट लेवल पर क्या होगा कि जो मैंने आपको बुक बना कर दी, नोट्स बना कर दी, राइट, वो प्रोडक्ट लेवल पर है। आपकी बैच, नेक्स्ट बैच 2 साल बाद भी अगर बैच आएगी और अगर सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है तो वही रिवीजन नोट्स का यूज किया जाएगा। तो वो पूरी प्रोडक्ट, जो पूरा कोर्स है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का जो सेट बी है, उसके लिए वो पूरी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो वो प्रोडक्ट लेवल की एक्टिविटी है जिसका बेनिफिट सिर्फ एक बैच, एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, वो पूरे प्रोडक्ट, जब तक ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल चलेगा तब तक वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट लेवल की एक्टिविटी है। यूनिट लेवल की एक्टिविटी मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया बुक का एग्जांपल, अगर आपको पेपर देना है, एग्जाम देता है, तो जो आप पेपर चेकिंग करवाएंगे या पेपर आपको प्रिंट करके देंगे तो वो यूनिट लेवल कॉस्ट है। सुपरवाइजर रखा तो वो बैच लेवल कॉस्ट है क्योंकि वो पूरी बैच की एग्जाम के लिए सुपरवाइज करेंगे। और जो पेपर डिजाइन किए गए उसका जो खर्चा है वो प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट है क्योंकि वो जितने टाइम तक सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल चलेगा वो पेपर मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये यूनिट लेवल, बैच लेवल और प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी हो गए। यूनिट लेवल एक्टिविटी और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ग्राइंडिंग मटेरियल है तो ग्राइंडिंग मशीन आवर्स, कंपोनेंट असेंबली है तो लेबर असेंबली आवर्स, ड्रिलिंग आवर्स, ड्रिलिंग मशीन आवर्स एटसेट्रा, वो दोनों आप पढ़ लेना। फिर बैच लेवल एक्टिविटीज में बैच लेवल कॉस्ट ड्राइवर, इक्विपमेंट सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, जितने सेटअप करेंगे वो पूरी बैच के लिए एक्सपेंस किया जाएगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट मूव इन बैच, नंबर ऑफ मूव्स कितने किए गए, राइट। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट ड्राइवर,
प्रोडक्ट डिजाइन एंड और रीडिजाइन, नंबर ऑफ चेंजेस, चेंज ऑर्डर्स, प्रोडक्ट लाइन शेड्यूलिंग, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। राइट, ये हमने जो एग्जांपल लिया वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, तो ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का एनेक्सर था। कॉस्ट ड्राइवर किस तरह से है वो जो हमने आगे कॉस्ट ड्राइवर का समझा, उसके साथ ये एनेक्सर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, समझने के लिए जरूरी बन जाएगा। राइट, चलिए ये हमने स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर समझ लिया। अब की टूल्स फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड देयर नेचर, क्या क्या हम कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो ये पूरा आपको लिस्ट दिया है, बट ये पूरा लिस्ट हम आगे कोई ना कोई चैप्टर में समझने वाले हैं, तो यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो टूल्स है वो हमारे आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पर आने वाले हैं, उसी का यूज करके हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या था कि फोकस है वो इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल जो परफॉर्मेंस था उसी के ऊपर था, कंपटीशन क्या है या फिर फ्यूचर का डेटा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन पर ही फोकस किया जाता था, कॉस्ट मैनेजमेंट पर फोकस नहीं किया जाता था। वही सारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फोकस। राइट, तो वो ट्रेडिशनल कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम क्वांटिटी क्या है वो देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट ड्राइवर्स देखा जाता है। अलोकेशन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेचर, रिएक्टिव और रिस्क एवर्स अप्रोच, जैसा भी रिएक्शन करते हैं वो पहले से ध्यान नहीं रखते, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्ट करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। प्रोएक्टिव एंड डायनेमिक अप्रोच है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट कंटेनमेंट, कॉस्ट लीडरशिप है बट उसके साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर भी फोकस किया जाता है। रिस्क एपेटाइट, रिस्क एवर्स अप्रोच, रिस्क लेना ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं माना जाता है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग अप्रोच एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसमें रिस्क भी लिया जाता है और जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट भी किया जाता है। स्कोप, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देखा जाता है। टर्म, ये शॉर्ट टर्म फोकस करता है, यहाँ पर लॉन्ग स्पान परपेचुअल फोकस किया जाता है। सिंपल, काफी इजी है, आप एक बार ये पढ़ लेना, समझ लेना। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आने के चांसेस नहीं है, तो ये डिफरेंस है वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट इसका कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में अगर कुछ पूछ ले तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ तक हम ये हमारा पार्ट 2 रखते हैं। इसमें हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस समझा, फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और फिर ये डिफरेंस हमने समझा, और मॉडल टेस्ट पेपर में से हमने केस सिनेरियो भी समझा। होपफुली ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की जो थियरीज है वो कवर अप करेंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।